आज हम अर्थशास्त्र का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से डिराइव्ड हुआ है और ओइकोनोमिया ओकस प्लस नोमस से मिलकर बना है और ओकस का अर्थ है होम और नोमस का अर्थ है अकाउंट। इसका अर्थ है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो economics is the study of how people, businesses, society, or nation deal with scarcity and distribute scarce resources. These limited resources have alternative uses. Then the problem of choice occurs. Sometimes economics is called the science of making a choice. यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कैसे समाज, व्यवसाय, राष्ट्र जो है के सामने संसाधनों का जो संसाधन है वो दुर्लभ है और सीमित मात्रा में है। तो इन संसाधनों का दुर्लभ संसाधनों का वो किस तरह से आवंटन करते हैं जिससे वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर सकें। अगर कंज्यूमर है तो वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहेगा, प्रोड्यूसर है तो वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा, कॉस्ट को कम करना चाहेगा। क्योंकि इन रिसोर्सेस के जो सीमित संसाधन हैं इनके अनेक अल्टरनेटिव्स यूज हैं। तो हमारे सामने अब जाहिर सी बात है चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए कभी कभी हम अर्थशास्त्र को निर्णय लेने का भी विज्ञान कहते हैं। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं दी गई, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि उनसे पहले अर्थशास्त्र के सिद्धांत नहीं दिए गए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इसके सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन ये बिखरे हुए थे। तो इनको एक साथ लाने का काम एडम स्मिथ ने किया और अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में पब्लिश्ड हुई थी। तो जो वेल्थ ऑफ, ज्यादातर हम इसे शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम एडम स्मिथ की देखेंगे कि उन्होंने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी। उन्होंने अर्थशास्त्र की जो है कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है और किसी भी राष्ट्र का जो उद्देश्य है, अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की भौतिक संपदा में वृद्धि करना है। उन्होंने धन को ही साध्य मान लिया और मनुष्य को साधन माना और उन्होंने मानव को द्वितीयक स्थान दे दिया और धन को प्राथमिक, जिसकी वजह से जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो अत्यंत ही संकुचित हो गई। अगला जो हम डेफिनेशन समझेंगे वो अल्फ्रेड मार्शल का है और उनका जो अप्रोच है वो वेलफेयर अप्रोच है। और उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ. It assesses that part of individual and social action which is mostly connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. This definition has given importance the welfare of human being. मार्शल के अनुसार कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मानव जीवन के साधारण व्यापार का अध्ययन करते हैं और उसके व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का जांच करते हैं जिसका संबंध भौतिक कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपभोग से है। मार्शल ने मानव को प्राथमिक स्थान दिया, उसके कल्याण को, मानवीय कल्याण पर उन्होंने बल दिया और धन को साधन माना। ठीक, अब अगला जो अप्रोच है वो किसका है? वो है रॉबिन्स का। उन्होंने क्या दिया है? स्कैरसिटी अप्रोच। रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कैर्स मींस दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस. In economics, we deal with how the resources are used and how to make a choice between the available alternatives. रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके संबंध में? सीमित साधनों और असीमित साध्य के बीच में, जिनके ऐसे सीमित साधन जिनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम संसाधनों का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव कर रहे हैं, जो भी विभिन्न इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, किस लिए? मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए, संतुष्टि को बढ़ाने के लिए। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इन रिसोर्सेज के अनेक अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमें अब यहाँ चुनाव करना होगा। दूसरा, मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, तो हम किस तरह से इन सीमित दुर्लभ संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करें जिससे कि हम कल्याण को या संतुष्टि को अधिकतम कर सकें। अगला जो परिभाषा है
वो आप जानते होंगे वांटलेसनेस अप्रोच है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेके मेहता के द्वारा, जो कि एक ग्रेट फिलोसफर इकोनॉमिस्ट थे। और अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मींस to the end of wantlessness, which studies human behavior as a means to the end of wantlessness. His theory of wantlessness is utopian। यानी कि जेके मेहता के अनुसार, चूंकि वो एक फिलोसफर भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, तो उनकी जो विचारधारा पर कहीं ना कहीं दर्शन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो गांधी और बौद्ध से बहुत ही प्रभावित उनके विचारधारा से। तो मानते थे कि अर्थशास्त्र जो है वो मनुष्य की इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के साधन के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, पर इनकी जो परिभाषा है वो बहुत ही काल्पनिक है, ये वास्तविक जीवन पर हम लागू नहीं कर पाते। अगला यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं जो हमें ध्यान रखना या पढ़ना जरूरी है, जिन्हें याद रखना, जो कि हमारे आगे एग्जाम्स में काम आते हैं। जैसे एडम स्मिथ की एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अल्फ्रेड मार्शल का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल को हम क्या कहते हैं? मार्शल इज द फादर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मॉडल। लॉर्ड रॉबिन्स, an essay on the nature and significance of economics।